स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और आज कौन कौन सी क्लास लगेगी, किसका किसका चैप्टर खुलेगा वो आपको बता दूं। मुस्लिम पक्ष के 4 हथियार जो ज्ञानवापी केस में हार की वजह बने, शुरुआती हार की वजह, वो आज आपको बताऊंगा। कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में कैसे आया ये बताने वाली कंप्लीट क्लास लेकर आया हूं। काशी में मंदिर बनने में कितना वक्त लगेगा इसका जवाब भी बताऊंगा। ज्ञानवापी पर ओवैसी को एक्सपोज करने वाला चैप्टर भी है, क्योंकि ओवैसी जी तो आएंगे और बोलेंगे और बोलकर चले जाएंगे और उनसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा, वरना वो उनके टीवी चैनल पर आएंगे नहीं। लेकिन हम तो पूछेंगे और आपको बताएंगे भी कि कैसे घुमाया उन्होंने। इसके अलावा विष्णु जैन हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि अब ज्ञानवापी केस में क्या होगा। आखिर में वक्फ कानून का वो चैप्टर भी है जो सेक्युलर भारत पर दाग की तरह है। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। वो ऑटो से यात्रा करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से गुजरात पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। शुरू में अब जा रहे हैं, लेकिन पहले रोका कि भाई आप ऑटो से कैसे जाइएगा, मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार उन्हें लोगों से मिलने से रोक रही है। अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठकर एक ऑटो वाले के यहां डिनर पर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोका था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात में पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए ऐसे कदम उठा रही है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को सुनिए। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनको ऑटो में जाना है और यहां खुद पूरी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। यहां पब्लिक के बीच जाते हैं तो सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। खैर, अगली खबर। कांग्रेस ने आरएसएस पर हमला करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें संघ की ड्रेस को जलते हुए दिखाया गया। कांग्रेस ने लिखा कि देश को नफरत के चंगुल से मुक्त कराने और बीजेपी आरएसएस के डैमेज की भरपाई के हमारे लक्ष्य पर हम धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आग लगाना कांग्रेस की आदत है, 1984 के दंगों की याद दिलाई। संघ ने कहा कि कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि लंपी वायरस की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय में भारत के कई राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। देश के बड़े गैंगस्टर के नार्को टेररिज्म नेक्सस को तोड़ने के लिए आज एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 60 लोकेशन पर रेड की। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि जब ज्यादातर गैंगस्टर जेल में हैं तो नार्को से जुड़े अपराध हो क्यों रहे हैं, विदेशों में बैठे इनके साथी हथियारों की सप्लाई कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तानी लिंक की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि गैंगस्टर ड्रग्स बेचकर टेरर फंडिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो गया। मदरसे को फंडिंग कहां से होती है, कितने बच्चे हैं, कौन संचालित कर रहा है, ऐसे 12 बिंदुओं पर सर्वे चल रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वे केवल मदरसों का कराया जा रहा है, किसी और स्कूल का नहीं। जो मदरसे सरकार के अधीन है उनके शिक्षकों को सरकार सैलरी नहीं दे पा रही और सर्वे के नाम पर एक तबके को परेशान किया जा रहा है। अमेठी में हाईवे के किनारे बने एक अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। हाईवे किनारे चारागाह की जमीन पर 160 स्क्वायर फीट में यह अवैध मदरसा बना हुआ था। 2009 में गौरीगंज इलाके में इसका सुल्तान नाम के व्यक्ति ने बनवाया था, जिसके खिलाफ 2018 से कोर्ट में केस चल रहा था। पिछले 2 साल से यहां पढ़ाई नहीं हो रही थी। प्रशासन ने मदरसा चलाने वाले सुल्तान पर 2,24,000 का जुर्माना भी लगाया।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 7 साल पुराने हिंसा के एक मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दोषी माना गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को दोषी करार दिया। 7 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी थाने में हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। इसी मामले में आज कोर्ट ने दोनों विधायक और 15 लोगों को दोषी करार दिया। 21 सितंबर को इन्हें सजा सुनाई जाएगी। सोनाली फोगाट हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। 23 अगस्त को गोवा में सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने सोनाली की हत्या के आरोप लगाए थे। रविवार को सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इसी साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा को कैप्टन और केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर रिजर्व खिलाड़ी रहेंगे। टीम में ऋषभ पंत के साथ दिनेश कार्तिक को भी विकेट कीपर के तौर पर जगह दी गई है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट के कारण वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। एशिया कप के दौरान रविंद्र जडेजा को चोट लग गई थी। तो ये हो गया जल्दी से दिन भर की सारी खबरों का रिवीजन। अब पहला चैप्टर खोलने का वक्त है। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट के फैसले पर वो कंप्लीट क्लास जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज की सबसे बड़ी खबर वाराणसी से आई, जहां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगती याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। अभी तक आपको कुछ बातें पता चल गई होंगी, और वो क्या क्या है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर जो नहीं पता चली मैं बताऊंगा। पहला तो यह कि जिला कोर्ट ने केस को मेंटेनेबल बताया है, मतलब इस केस को सुना जा सकता है। दूसरा, आपको अब तक यह पता चल चुका है कि 91 का वर्शिप एक्ट इस पर नहीं लगेगा, यह कोर्ट ने कहा है। तीसरा, आपको यह पता चल चुका है कि हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत है। चौथा, कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पांचवी बात जो अब तक आपको पता चल गई होगी कि अगली सुनवाई 22 सितंबर को। ये तो वो बातें हैं जो हर चैनल आपको बता रहा होगा, हर पत्रकार आपको बता रहा होगा, लेकिन जो बात अब तक आपको नहीं पता है वो मैं बताऊंगा। और वो बातें क्या हैं? वो ये कि आखिर ये फैसला आया क्यों? कोई तो वजह रही होगी ना, तभी ना जज साहब ने कहा कि ये होगा। क्यों कहा वो? मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्या थी जो नहीं चल पाई? हिंदू पक्ष के लिए क्या काम कर गया? कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा क्या कहा है जिससे हिंदू पक्ष की उम्मीदें और मजबूत हो सकती हैं? मुस्लिम पक्ष ने गलतियां क्या की और हिंदू पक्ष के कौन से सबूत बहुत अहम साबित हुए? यानी जजमेंट पर कंप्लीट जानकारी आपके पास अब तक नहीं आई है, इसलिए मैं आपको वो जानकारी दूंगा। और वो जानकारी देने के लिए ये पूरे जजमेंट की कॉपी लेकर आया हूं। करीब 25-26 पन्ने की ये जजमेंट है। मैंने और मेरी टीम ने इसको पूरा पढ़ा और तब जाकर ये कंप्लीट क्लास हमने तैयार की है जो आपको सुननी चाहिए। विष्णु जैन जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष की कौन कौन सी दलील नहीं चली और वो क्यों नहीं चली। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने 4 अहम पक्ष रखे थे, या कहिए कि 4 हथियारों का इस्तेमाल किया इस केस को जीतने के लिए, लेकिन वो चारों हथियार जो है वो फेल हो गए। तो मुस्लिम पक्ष की दलील क्या थी? 4 दलील जो उन्होंने दी जिसके मुताबिक उनको लगता था कि भाई ये मेंटेनेबल नहीं है केस। तो पहली बड़ी दलील थी उनकी कि भाई आदेश 7 नियम 11 जिसको कहते हैं ना, यानी 7-11 जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसके तहत उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इसका उन्होंने हवाला दिया। उनके पास मजबूत साक्ष्य नहीं है, यह उन्होंने कहा। दूसरी दलील क्या थी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, POW, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका उन्होंने हवाला दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 के सेक्शन 4 के तहत हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। उनकी तीसरी दलील थी मुस्लिम पक्ष की कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, यानी वक्फ की संपत्ति है ज्ञानवापी, इसलिए इस पर वक्फ का कानून 1995 लगेगा और उसके सेक्शन 85 के तहत इसको सुना नहीं जा सकता। और चौथी दलील उन्होंने दी कि यूपी श्रीकाशी विश्वनाथ एक्ट
1983, अब ये क्या है मैं अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती। तो 4 दलील थी। 711 के तहत सुनवाई नहीं हो सकती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई नहीं हो सकती, वक्फ की संपत्ति है तो वक्फ के मामले में सुनवाई नहीं हो सकती, और विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत सुनवाई नहीं हो सकती। तो ये 4 दलीलें थी, चारों नहीं चली, और वो कह रहे थे कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई ही ना हो। 4 में से एक भी दलील नहीं चली। अब अभी तक आपको किसी ने ये तो बताया नहीं कि चली क्यों नहीं। अब एक एक करके समझिए कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इन चारों दलीलों को किस आधार पर खारिज किया। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 711 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब जब यह होता है कि जब कोई केस फाइल करता है और दूसरा पक्ष यह कहता है कि केस मेंटेनेबल नहीं है और इसे चलना ही नहीं चाहिए और इसे डिसमिस हो जाना चाहिए, इसके लिए वो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अर्जी देता है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत किन हालात में केस खारिज या नामंजूर किया जा सकता है, पहले वो सुन लीजिए। अगर केस किसी भी कानून द्वारा रोका गया है तो केस को खारिज किया जा सकता है। केस दाखिल करने वाला अगर सही वजह नहीं बता पाता है कि क्यों ये केस सुना जाना चाहिए तो भी केस खारिज हो जाता है। ले जाओ, तुमको पता ही नहीं क्यों सुनना चाहिए। जब केस करने वाले की अर्जी कानूनी रूप से सही ना हो तो भी केस खारिज हो जाता है, डिसमिस। जब केस करने वाले के पास पूरे दस्तावेज ना हो या कोर्ट को सही समय पर दस्तावेज वो न दे पाए तो केस खारिज किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे 711 के तहत मामला जो है वो खारिज हो जाता है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्तियों को खारिज कर दिया कि नहीं, 711 इस पर नहीं लग सकता। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? इसका मतलब यह हुआ कि श्रृंगार गौरी में नियमित तौर पर पूजा अर्चना की याचिका पर किसी कानून के तहत रोक नहीं है, यह कोर्ट को लगता है। हिंदू पक्ष के पास केस करने की सही वजह भी है, यह भी कोर्ट को लगता है। कानूनी रूप से हिंदू पक्ष की याचिका सही है तभी ना नहीं खारिज किए। यही 4 पॉइंटर्स थे, चारों पे टिक लग गया। और चौथा यह था कि याचिकाकर्ता के पास इस केस के पूरे दस्तावेज हैं जिसे कोर्ट में सही समय पर जमा कर दिया गया, इसलिए 711 नहीं लगा। तो यह वजह है कि 711 नहीं चला। अब मुस्लिम पक्ष की दूसरी दलील क्या थी? पहला तो खारिज हो गया, आदेश 711 नहीं चला, चारों का चारों कैंसिल। दूसरा इन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यह भी नहीं चला। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं चला? इसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सेक्शन 3 और 4 के तहत हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 में क्या है, पहले यह जानिएगा तब ना समझिएगा कि कोर्ट क्यों नहीं सुना। किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में बदला नहीं जा सकता। किसी भी धार्मिक स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 कहता है। और इसी कानून के आधार पर मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की कि भाई ये लोग तो मस्जिद को मंदिर बनाना चाह रहे हैं, इसको तो सुन ही नहीं सकते, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत का उल्लंघन हो जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष की दलील पर कोर्ट ने क्या कहा इस जजमेंट के अंदर, अब वो आपको बताता हूं। इस जजमेंट में कहा गया है कि हिंदू पक्ष ने जितने तर्क दिए अगर वो सही पाए जाते हैं तो ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 से बाधित नहीं है। फिलहाल हिंदू पक्ष के दावों को देखा जाना बाकी है, जिन्हें ठोस सबूतों के आधार पर साबित करने का हिंदू पक्ष के पास अधिकार है। यानी आज जो फैसला आया है वो केस की मेंटेनेबिलिटी पर आया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हिंदू पक्ष के दावों को अभी थोड़ा और देखा जाना बाकी है। यानी कोर्ट ने इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं, इस पर बहस के लिए थोड़ा स्कोप अभी छोड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने को लेकर बहस होगी तो यह भी देखा जाएगा कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो भी मौजूद है वो इन जगहों पर लागू नहीं होगा। और वो जगह कौन सी हैं कि कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है, यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आने वाले स्थल जो इसमें है उस पर यह 91 का एक्ट लागू नहीं होगा।
या फिर उस जमाने के कानून में आने वाले स्थल। अब इसका मतलब यह है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक पूजा स्थल हैं और जो 1958 के कानून के तहत आते हैं उन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका धार्मिक स्थल ऊपर के दिए प्रावधान के मुताबिक आता है तो उपासना के अधिकार के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं, यह कानून आपको नहीं रोकेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि 1958 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के मुताबिक कौन कौन से जगहें आएंगी भाई? काशी उसमें आएगा कि नहीं, ज्ञानवापी? तो इस एक्ट के मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक धरोहर का मतलब क्या होता है सुन लीजिए। कोई भी संरचना, निर्माण, स्मारक, गुफा, अवशेष, शिलालेख जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व के हैं और वो कम से कम 100 साल से अस्तित्व में हैं, वो 1958 के एक्ट के तहत आ जाते हैं। अब ये ज्ञानवापी वाला मामला जो है ये तो कई सौ साल पुराना है, तो ये भी उसके अंदर आ जाएगा, तो 91 का एक्ट इस पर लगेगा ही नहीं। तो ये वाला भी मामला चला गया। मुस्लिम पक्ष की तीसरी दलील क्या थी? वो ये थी कि जिस संपत्ति पर पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है वो वक्फ की संपत्ति है और वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 85 के तहत इसकी सुनवाई लखनऊ के वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकती है। अब पहले ये तो जानिए कि वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 85 क्या है। इसके तहत अगर कोई मामला वक्फ से जुड़ा हुआ है जो उसे किसी सिविल, राजस्व कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए और आप इसके खिलाफ हैं तो सिविल कोर्ट नहीं जा पाइएगा, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। तो मुस्लिम पक्ष का दावा यह था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है ये मस्जिद, इसलिए इसकी सुनवाई तो जिला अदालत में हो ही नहीं सकती, इसको वक्फ में सुनना होगा। अब मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति साबित करने के लिए क्या दस्तावेज या दलील दी? मुस्लिम पक्ष ने 2018 का यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के मेमोरेंडम की कॉपी सबमिट की, जिसके तहत लिखा है कि यह विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, उन्होंने फिर यह भी किया कि 1883-84 के दस्तावेज सबमिट किए और यह भी कहा कि यह औरंगजेब की संपत्ति है जिसे उसने वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया मतलब दान कर दिया। इस पर हिंदू पक्ष ने दलील दी कि जो संपत्ति देवता से संबंधित है वो वक्फ की कैसे हो सकती है? मस्जिद सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी पर ही बनाई जा सकती है और अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जो साबित करे कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाकर उसे वक्फ कर दिया। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने इस संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है और इस संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं है, यह हिंदू पक्ष ने कहा। अब दोनों पक्ष तो सुन लिए, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कहा अब वो सुनिए। कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 इसमें लागू नहीं होता क्योंकि वादी गैर मुस्लिम हैं और उस संपत्ति के तथाकथित वक्फ होने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। हिंदू पक्ष ने जो मांग रखी है वो वक्फ एक्ट के सेक्शन 33, 35, 47, 48, 51, 54, 61, 64, 67, 72 और 73 के तहत लागू नहीं होती। इसलिए हिंदू पक्ष की याचिका वक्फ एक्ट के तहत नहीं रोकी जा सकती। तो यह तीसरा मामला जो इन्होंने बनाया था कि वक्फ की संपत्ति है, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि बॉस वक्फ की संपत्ति वाला मामला भी नहीं चलेगा। अब मुस्लिम पक्ष की चौथी बड़ी दलील थी कि यूपी श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे यूपी श्री काशी विश्वनाथ 1983 एक्ट क्या है भाई? उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 एक ऐसा कानून है जिसके तहत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की प्रॉपर्टी किसकी है और इसकी देखरेख कौन करेगा यह बताया गया है। वाराणसी कोर्ट में फैसले में सेक्शन 4 के सब सेक्शन 5, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का जिक्र है। सेक्शन 4 के सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि मंदिर की सारी संपत्ति मंदिर प्रशासन के पास रहेगी। सेक्शन 5 में बताता है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मालिक भगवान श्री विश्वनाथ हैं और सेक्शन 6 में जिक्र है कि मंदिर की देखरेख मंदिर प्रशासन ही करेगा। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि श्रृंगार गौरी की मूर्ति और बाकी देवी देवताओं की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में नहीं है, इसलिए यूपी श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत हिंदू पक्ष की पूजा अर्चना करने की याचिका नहीं सुनी जा सकती। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा
कि श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत जो भी सेक्शन बताए गए उनके आधार पर मंदिर परिसर या उसके बाहर रखी गई मूर्तियों की पूजा की याचिका पर रोक नहीं लगाई जा सकती। भाई जब काशी विश्वनाथ के अंदर जो भी चीज है परिसर के अंदर उसको लेकर एक्ट है और श्रृंगार गौरी जो है वो जो मस्जिद की पिछली दीवार है उस तरफ है, तो उस पर कैसे एक्ट लागू होगा? भाई मुस्लिम पक्ष ये तर्क दे पाने में नाकाम रहा कि आखिर क्यों श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती, तो नहीं दे पाए, तो ये चौथा भी कट गया। विश्वनाथ एक्ट 1983 4 हथियार लाए थे, चारों बेकार हो गया, खत्म, चारों को ऐसे कोर्ट ने काट दिया, ले जाओ वापस। तो ये है वजह कि क्यों फैसला हिंदू पक्ष के तरफ जाता दिखा। अच्छा, आज असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया कि मुस्लिम पक्ष ने 3 सबूत दिए हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है, इसके बावजूद फैसला उनके हक में नहीं आया। एक बार ओवैसी ने 3 सबूत दिए, सुन लीजिए, फिर वो तीनों सबूतों की हवा निकाल दूंगा। 2 मिनट रुकिए। कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हो और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज़े अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूत दे रहा हूं। पहला सवाल तो असदुद्दीन ओवैसी से कोई पूछे कि खुद बैरिस्टर है, कभी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इतने सबूत हैं तो खुद ही चले जाते, खुद ही सबूत रख देते, कोर्ट को कन्विंस कर देते, मीडिया को क्या सबूत देते। लेकिन उनको भी पता है कि यह सबूत वहां नहीं टिकेगा। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले जरा एक मेहमान से आपको मिला दूं। हमारे गेस्ट लेक्चरर जुड़ गए हैं, विष्णु जैन जी। विष्णु भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिन के लिए। पहले तो सर एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं आप। आज देश भर के हिंदू जो हैं बहुत खुश हैं आपको लेकर। हाँ सुशांत जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल दिन था हमारे लिए, क्योंकि अगर ये जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, अगर ये अलाउ हो जाती तो हमारा केस आगे भी नहीं बढ़ पाता। और जो हमने पूरी 5 दिन की कमीशन की कार्रवाई की थी, वो पूरी कमीशन की कार्रवाई व्यर्थ चली जाती। सो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल दिन था और हमने पूरी मेहनत और जोर लगाया था कि जो मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का जो मिसनोमर क्रिएट किया गया है उससे हम आगे निकल पाए। विष्णु भाई, मैं आपसे बस 2 मिनट ले रहा हूं, फिर आपके पास लौट रहा हूं। ये ओवैसी साहब ने 2-3 भ्रम फैलाया है, मैं जरा इसको 1 मिनट में निपटा दूं, फिर आपके पास लौट रहा हूं जी। ओवैसी साहब ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि पहला प्लॉट नंबर 93 और 94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। ओवैसी के दावे का सच क्या है आप सुन लीजिए। इसके लिए आपको ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का प्लॉट दिखा रहा हूं, जिसकी तस्वीर आपके सामने। इसमें प्लॉट नंबर 9130 है
जो विवादित जमीन है, सारा केस इसी जमीन को लेकर है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था तब इस प्लॉट के अगल बगल सैकड़ों घर थे जिन्हें हटाकर कॉरिडोर बनाया जाना था। इसके लिए सभी घर के मालिकों को, जिसमें हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, दोनों आते थे, उनको या तो मुआवजा दिया गया, फिर या जमीन के बदले जमीन दी गई। अब ओवैसी प्लॉट नंबर 93 और 94 की बात कर रहे हैं, जो 9130 प्लॉट नंबर से दूर है और उसका 9130 प्लॉट नंबर से कोई लेना देना नहीं। तो बैरिस्टर होके और घुमा देते हैं और मीडिया को सबूत इसलिए देते हैं कि क्यों कोर्ट में यह सबूत चलेगा नहीं। क्यों ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने 2 और सबूतों का जिक्र किया। एक ये कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया है कि प्लॉट 9130 पर मकबूजे अलहे इस्लाम मस्जिद है। कहा कि 26 फरवरी 1942 को वक्फ का वो गैजेट इशू हुआ था जिसमें लिखा गया कि यह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ओवैसी के बयान में जिस प्लॉट नंबर 9130 की बात है उसके बारे में खुद मुस्लिम पक्ष के वकील ये कह चुके हैं कि उसकी तो बाउंड्री क्लियर नहीं है। 12 मई 2022 को जब कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा था कि हमारी बातों को सुना नहीं गया और कोर्ट में रिजेक्ट किया गया। जब एक प्रॉपर्टी संख्या 9130 चिन्हित ही नहीं हुई है और उसकी बाउंड्री तय नहीं है तो कोर्ट उसमें कमीशन कैसे अपॉइंट कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में 1937 के जजमेंट का भी जिक्र किया। अब ये आपको बाउंड्री वाली बात इसलिए बताई कि जब बाउंड्री नहीं है तो कौन सा खसरा, किसका बिना बाउंड्री के क्या खसरा। फिर उन्होंने 1937 के जजमेंट का जिक्र किया। 1936 में दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट के केस में 1937 में जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर, नॉर्थ और साउथ वक्फ है। हुबहू यही दलील मुस्लिम पक्ष ने भी अदालत में दी थी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि 1937 के जजमेंट के मुताबिक मस्जिद की जमीन वक्फ की है। इस दलील पर कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि मुस्लिम पक्ष की यह दलील सही नहीं लग रही क्योंकि वादी के मुताबिक इस केस में हिंदुओं का पक्षकार ही नहीं बनने दिया गया। इसलिए जो जजमेंट 1937 में पास किया गया था उसका हिंदू पक्ष की याचिका पर कोई असर नहीं पड़ता। तो 3-4 पॉइंट रखे, तीनों 4 उड़ गए। अब चलते हैं विष्णु भाई के पास जिन्होंने इस मामले में बहुत मेहनत की और आज ये पहली सफलता उनके और उनके पिताजी की वजह से मिली है। विष्णु भाई एक चीज बताइए कि ये जो 91 का एक्ट स्टैंड नहीं कर पाया, मैंने तो कुछ वजह बताई, लेकिन आपके हिसाब से वो सबसे बड़ी वजह क्या थी या जो बातें और पक्ष आपने रखे जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आया फैसला। देखिए, कोर्ट ने अपने जजमेंट में बात कही और लिखी है कि हमने अपनी प्लीडिंग्स में और अपनी पिटीशन में कैटेगोरिकली ये बात लिखी और कही है कि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहाँ पे पूजा करते चले आ रहे थे। व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे और मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती चली आ रही थी। तो इस कंटेंशन के आधार पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार अट्रैक्टिव नहीं होता है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और उसके उल्लंघन करके मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 1993 में, नवंबर 1993 में व्यास जी को उस तहखाने से डिस्पोजेस कर दिया। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना माना जाता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ तो हमारे पक्ष में लागू होता है कि आप उन व्यास जी को, हमारे व्यास जी को वापस उस तहखाने में रखिए और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा वापस स्टार्ट करिए। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बात और लिखी है कि ये सूट कब्जे का नहीं है, पोजेशन का नहीं है, ये सूट इस तथाकथित मस्जिद के अंदर उन जगहों पर पूजा का है जो पूजा नियमित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी चली आ रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी मैं आपका सवाल सुन रहा था, ओवैसी साहब ने एक्सचेंज की बात की, तो उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, एक्सचेंज इस संपत्ति के लिए नहीं था। दूसरी बात, अगर एक्सचेंज हुआ भी था, मान भी लेते हैं, तो वो वक्फ एक्ट 1995 के वायलेशन में था। और तीसरी बात, अगर सरकार कोई संपत्ति एक्सचेंज करती है तो उस एक्सचेंज का कोई भी भक्त या देवता पे वो एक्सचेंज बाइंडिंग नहीं होता है क्योंकि ये सारी संपत्ति काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की वजह से देवता में और उस ट्रस्ट में निहित हो चुकी है। इसीलिए कोई भी उस संपत्ति का कोई एक्सचेंज कर ही नहीं सकता। और अगर सरकार करती भी है, पहली बात तो संपत्ति के लिए हुआ नहीं, और ओवैसी साहब के आर्गुमेंट्स को मान भी ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है सारे लोगों पे और लिटिगेंट्स पे। और दीन मोहम्मद के जजमेंट में भी जैसे आपने बताया, हिंदू समाज के लोग पार्टी नहीं थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है। धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये कोर्ट में एविडेंस के आधार पर लीड किया जाएगा और देखा जाएगा। और सुशांत भाई, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ और इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एंड आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। आज पूरी लड़ाई की जड़ क्या है?
कि आज जो हमने कमीशन की कार्रवाई में शिवलिंग पाया है और जो हमने अपनी पिटीशन में लिखा है कि वहां पे पूजा होती चली आ रही थी, मुस्लिम समाज के लोगों ने अभी तक अपना केस मेरिट्स पे ओपन नहीं किया है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट, अपना हलफनामा तक फाइल नहीं किया है। कोर्ट ने उनको 22 सितंबर तक का टाइम दिया हलफनामा फाइल करने के लिए। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट दिखा के केस यहीं पे क्लोज कर दें और इस बारे में आगे फर्दर कोई बात ना हो। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इस बात की तो कोई भी एक जुडिशियल फोरम जांच करेगा ना, वो मैं और आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के तय नहीं कर सकते हैं, ना वो सड़कों पे तय हो सकता है, ना पार्लियामेंट में तय हो सकता है। उसका एक ही मंच है, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जो कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाएगी सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, उसके तहत वो बात तय होगी। पर जब हम ये बात करते हैं कि शिवलिंग की जांच हो, वो कहते हैं नहीं, हमने कह दिया कि ये फाउंटेन है, बस फाइनल वर्ड है, इस केस को यहीं पे क्लोज कर दीजिए, आगे मत बढ़ने दीजिए। यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारा शोर मचाया जा रहा है, पर पॉइंट इन इशू ये है, मेरिट्स पे अभी तक मुस्लिम समाज ने केस नहीं विष्णु भाई एक बात बताइए, उनकी तरफ से कोई वकील आता है वो कहता है कि ये वर्ब बाय यूजर है। विष्णु भाई अब कोर्ट ने 91 का वर्शिप एक्ट तो इस पे नहीं माना, 7/11 भी नहीं चला, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोगों को ये सबूत रखने होंगे कि 1993 के पहले या 1993 तक यहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। वो सबूत है आप लोगों के पास? जी जी बिल्कुल सबूत है। व्यास परिवार हमारे साथ है और व्यास परिवार इस केस में ओरल एविडेंस देगा कि नवंबर 1993 तक वो उस जगह के कब्जे में थे। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ सुशांत जी, जो बात मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है अगेंस्ट द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। व्यास परिवार की तरफ से मेरे पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें व्यास परिवार ने कहा था कि नवंबर 1993 में बैरिकेडिंग लगा के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वायलेशन में हमें बाहर फेंका गया। पर इस शोर शराबे में वो आवाज़ दब गई। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से वो आवाज़ पहुंचेगी और ये सवाल उठेगा कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, जो ये कहता था कि स्थिति जो ये मानते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन है सारे लोगों का कि एज इट इज रहेगी, तब आपने क्यों 93 में उनको बाहर फेंक दिया तहखाने से? उसी तथाकथित मस्जिद के नीचे वो पूजा करते चले आ रहे थे। और दूसरी बात है, बहुत सारी हमारे पास एविडेंस है, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में हिस्टोरिकल बुक्स, लीगल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स का भी हम सहारा ले सकते हैं। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात होल्ड की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस चीज पर रिलाई किया था। विष्णु भाई कोई तस्वीर वगैरह भी है ऐसी कि वहां पूजा हो रही है, ऐसा दिखा हो कोई पुरानी तस्वीर वगैरह व्यास परिवार के पास? पूरा एल्बम तैयार है, पूरा एल्बम तैयार है सुशांत जी, और वो सारी बातें हम कोर्ट में एग्जिबिट के रूप में दाखिल करेंगे। ओरल एविडेंस से भी प्रूव करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी प्रूव करेंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी प्रूव करेंगे कि इस जगह पे एक हिंदू मंदिर था जिसका विध्वंस करके मस्जिद बनाई गई है और नवंबर 1993 तक हमारी पूजा हो रही थी। जो हमने यहाँ पे पिटीशन डाली, सुशांत भाई मैं आपके माध्यम से सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत तगड़ी रिसर्च और मटेरियल्स और सबूतों के आधार पर पिटीशन फाइल की गई है। और अगर इतनी रिसर्च और मुझे लगता है इतना मटेरियल नहीं होता तो आज ये पिटीशन ऑर्डर 7 रूल 11 की अग्नि परीक्षा को पार नहीं कर पाती। इसीलिए ये आज एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हमें कोर्ट ने मौका दिया है कि इसमें हम एविडेंस लीड करें। अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, पर एक रास्ता क्लियर हुआ है कि हाँ एविडेंस लीड की जाएगी और सारी बातें सूट में एविडेंस के तौर पर डिसाइड की जाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं और इतनी मांग है मेरी, और कुछ नहीं, इनॉक्वस मांग है, इसका डे टू डे ट्रायल कराया जाए, फास्ट ट्रैक ट्रायल कराया जाए और जो भी बात है हम कोर्ट के सामने साबित करेंगे। और नहीं साबित करेंगे तो जजमेंट हमारे खिलाफ आएगा। हो सकता है मुस्लिम भाइयों का केस हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, वो आके कोर्ट में उस बात को प्रूफ करेंगे। विष्णु भाई मेरे 2 प्रश्न और हैं। एक छोटा सा प्रश्न ये है कि मैं ये वर्डिक्ट पढ़ रहा था इसकी कॉपी, और इसमें हर जगह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि 600 साल से वहां पर मस्जिद है। तो ये 600 साल से मस्जिद है अगर वहां पर, तो मस्जिद की दीवार पर श्रृंगार गौरी कैसे आई थी? ये कोर्ट नहीं पूछेगा? देखिए यही बात मैं कहना चाहता हूं, उनके आर्गुमेंट्स हैं जो कोर्ट ने नोट किए हैं। और मुस्लिम पक्ष ने अपने आर्गुमेंट के दौरान एक बात और कही कि ये आलमगीर मस्जिद है जो हमारे बादशाह सलामत औरंगजेब ने बनवाई थी, और दीन मोहम्मद के जजमेंट पे भी रिलाई किया। दीन मोहम्मद के फैसले में ही लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई और ये कभी भी वैलिड मॉस्क नहीं हो सकती है, पर उस समय जो राजा ने कर दिया वो सही है।
और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में से कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सॉवरेन ने, उस समय के राजा ने कोई गलत काम किया है और आज का राजा उसे मान ले तो वो 1983 के एक्ट से कवर्ड होगा और उसको अनडू किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि मुस्लिम पक्ष के जो आर्गुमेंट्स हैं कि 600 साल से मस्जिद चली आ रही है, तो वहाँ पे हमारे भी तो आर्गुमेंट्स हैं सुशांत भाई कि 600 साल से पहले हमारी मंदिर चली आ रही है और टाइम इमेमोरियल से चली आ रही है। जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है तब से काशी है, जब से सृष्टि का अस्तित्व है तब से भगवान शिव का ओरिजिनल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग उन्होंने स्वयं उसी स्थान पे बसाया था, बनाया था, वो सबके सामने प्रकट हुए थे और 5 कोस तक वो लिंग फैला था और वहां पे दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, गंगा जी में जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी हमारे लिए वही महत्व रखती है जो अयोध्या भी रखती है, जो मथुरा भी रखती है। हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का केंद्र है काशी, हमारी नॉलेज का, ज्ञान का केंद्र है काशी। मुक्ति कैसे प्राप्त करें उस ज्ञान का केंद्र है काशी। इसीलिए आज ये सारी याचिकाएं की गई हैं और इसीलिए पिटीशन की गई है कि काशी के हर एक इंच और स्पेशली वो जो मंदिर था जहां पे ओरिजिनल भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बनाया था, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और ये सारी बातें सुशांत जी मैं ऐसे ऑन एयर नहीं कह रहा हूं, मतलब हवा में नहीं कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा हूं। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आज ये प्रूव नहीं करना है सुशांत जी, इस बात को मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। उसके पैरा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी और औरंगजेब से तोड़ने से पहले कब कब ये मंदिर तोड़ी गई, कब कब बनाई गई, उन सारी चीजों का वर्णन है, कोई भी आदमी जाके उसको पढ़ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अपने जजमेंट में कि 12 ज्योतिर्लिंग से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और उन 5 में से सबसे वेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ये आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। तो सवाल ये उठता है, इसके बाद ट्रैवल अकाउंट्स आते हैं, वो भी आपने मुझसे पूछा था कि एविडेंस में आप क्या क्या डालेंगे। राणा पीबी सिंह की किताब है, जेम्स प्रिंसेप की किताब है बनारस इलस्ट्रेटेड, जिसमें अष्टमंडप का मंदिर बताया गया 1832 में, तब तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं था। और साथ ही साथ ट्रैवल अकाउंट्स है, इटालियन ट्रैवलर्स है, फ्रेंच ट्रैवलर्स है, जिन्होंने हमने पाठशाला में दिखाया भी था विष्णु भाई, सारे इतिहास के पन्ने हमने पाठशाला में दर्शकों के लिए रखे थे कि उनको पता चले कि ये केस हिंदू पक्ष के लिए कितना स्ट्रांग है। मुझे एक चीज और बताइए कि अब भाई इसमें अभी जो श्रृंगार गौरी का केस है उसमें वहां पूजा करने की इजाजत मिले, इसके लिए कोर्ट से अपील की गई है। मान लीजिए आपके सबूत स्ट्रांग रहे और कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनको श्रृंगार गौरी की पूजा करने दिया जाए, तो उसके बाद एक प्रश्न इस बात का नहीं उठेगा क्या कि भाई जिस मस्जिद की दीवार पर देवी के निशान हो और वहां पूजा हो, मस्जिद की दीवार पर पूजा हो, फिर वो मस्जिद जो है वो क्या मस्जिद रह जाएगी इस्लाम के मुताबिक, और क्या मुस्लिम उसको स्वीकार करेंगे मस्जिद के तौर पर या छोड़ देंगे? फिर देखिए यही बात है, हम यही बात कहना चाहते हैं और यही बात साबित करना चाहते हैं और यही सारे याचिकर्ताओं का इंटेंशन है कि मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह है जहां पे नियमित पूजा चली आ रही थी नवंबर 1993 तक। और एक बात और कहना चाहता हूं सुशांत जी, लोगों ने मेरी पिटीशन को, मुझे लगता है मैं अपनी बात सही से समझा नहीं पाया। हमारी पिटीशन की कोई रिलीफ पढ़े, उसमें लिखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा करने का अधिकार मांगा है, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेश की पूजा करने का भी अधिकार मांगा है। आज कोई काशी विश्वनाथ का परिसर देखेगा तो उनको पता चलेगा कि जो मस्जिद की एंट्री है बैरिकेडिंग से, उसके ठीक सामने लॉर्ड गणेश और लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा आज विराजमान है। वो पहले बैरिकेडिंग के अंदर हुआ करती थी, ये बैरिकेडिंग के बाहर की गई और जब कॉरिडोर बना तो उसको भव्य रूप दिया गया। तो सवाल ये उठता है और सवाल ये बनता है कि जो हमारे अप्रत्यक्ष देवता थे जो वजू खाने में उस गंदे पानी में दबे हुए थे, आज कमीशन की कार्रवाई के बाद वो प्रत्यक्ष देवता हो चुके हैं, उनकी भी पूजा का अधिकार मांगा है, मां श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार भी मांगा है, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेश की पूजा का भी अधिकार मांगा है। ये मामला सिर्फ मां श्रृंगार गौरी का नहीं है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक वैलिड मॉस्क है ही नहीं इस्लामिक लॉ के तहत, क्योंकि अगर कोई व्यास जी का तहखाना देख ले उसमें संस्कृत के श्लोक हैं, वहां पे हिंदू देवी देवताओं के पिलर हैं, मूर्तियां खंडित पड़ी हुई हैं, देवी देवताओं के
आले बने हुए हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा हुआ है जिसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, त्रिशूल के साइन है, गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर हैं। ये सारी चीजें चीख चीख के एक ही बात कहना चाहती हैं कि इस जगह एक हिंदू मंदिर था, अष्ट मंडप का मंदिर था, जिसको डिमोलिश करके, जिसको कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। और यहीं पे हिंदू लॉ प्रिवेल करेगा कि एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है, उसको राजा भी नहीं बदल सकता है। अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है, और ये बात बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आती है, कि एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हो गई तो हमेशा रहती है वक्फ की, एक बार कोई मस्जिद हो गई तो कयामत तक मस्जिद रहती है। पर हिंदू लॉ को भी तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जब इन दोनों लॉ में टकराव होगा तो इस मापदंड पे, इस पैमाने पे फैसला होगा कि प्रायर इन टाइम कौन था, कौन पहले आया था और किसके मंदिर को डिमोलिश किया गया। और उसीलिए हमारी कवायद है, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। काशी विश्वनाथ एक्ट इस सारी प्लीडिंग्स को, इन सारे आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है। और पॉइंट इन इशू ये है कि आज ये मुद्दा हमारी कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करने का है, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने का है, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के केंद्र को रेस्टोर करने का है। इसीलिए ये सारी हमने आज कवायद की और ये सारी रिसर्च की गई। विष्णु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जिस तरह से पूरी रिसर्च के साथ हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी इस केस को आगे ले जाने के लिए। और हम तो लगातार पाठशाला में मुद्दा उठाते ही रहे हैं, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर। अब आपको बताता हूं कि मुस्लिम पक्ष की रणनीति में कहां कहां कमी रही, जिसकी वजह से आज उनको मुंह की खानी पड़ी, और हिंदू पक्ष ने ऐसे कौन से मजबूत तर्क रखे जिससे उनका केस और मजबूत होता चला गया। देखिए हुआ क्या कि हिंदू पक्ष ने सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की थी। मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा मस्जिद की बाहरी दीवार के कोने में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हुई और उन्होंने मस्जिद के कोने में पूजा की मांग को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट चले गए। वहां यह कहा गया कि हिंदू पक्ष की डिमांड स्वीकार के ही योग्य नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की कठोरता और कोर्ट जाने की जिद के कारण एक तरह से उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने बहस के दौरान ऐसे ऐसे प्रमाण पेश किए जिससे ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी जमीनी खतरे में आ गई। हिंदू पक्ष का पहला तर्क, जिस संपत्ति पर विवाद है, यानी प्लॉट नंबर 9130 वार्ड दशाश्वमेध पुलिस स्टेशन वाराणसी में कोई मस्जिद है ही नहीं। इस संपत्ति पर सवाल है वो अनादिकाल से देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति या समूह जबरन बिना किसी कानून के उस संपत्ति पर नमाज पढ़ लेता है या करता है तो वो जगह मस्जिद नहीं बन जाएगी। इस संपत्ति पर 15 अगस्त 1947 से पहले से देवता स्थापित है। संविधान के आर्टिकल 25 के तहत भक्तों को अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए केस फाइल करने का अधिकार है। हिंदू पक्ष ने जो दूसरा तर्क और प्रमाण पेश किया, जो मुस्लिम पक्ष की राह के आगे मुश्किल कर सकता है, वो भी बता देता हूं। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस 2019, जिसे अयोध्या केस के नाम से जाना जाता है, उसका हवाला देते हुए कहा कि मूर्तियों से पवित्र उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है जिसे कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। मूर्ति के टूट जाने से पवित्र उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता। यहां तक कि अगर मूर्ति पूरी तरह से टूट गई है और उसकी उपस्थिति शून्य हो गई है तो भी उसका कानूनी व्यक्तित्व बरकरार रहता है। इन सब के आधार पर इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई सेक्शन लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष की तीसरी दलील थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मैं देता हूं। हिंदू पक्ष ने कहा, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि जिस संपत्ति पर विवाद है उसे उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 के सेक्शन 4 सब सेक्शन 9 में मंदिर की तरह परिभाषित किया गया है। इस केस में शामिल पूरी संपत्ति का धार्मिक चरित्र उत्तर प्रदेश विधायिका द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है और इस पर 1991 के वर्शिप एक्ट के किसी प्रोविजन के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश विधायिका पहले ही मंदिर के तौर पर ज्योतिर्लिंग को मान्यता दे चुकी है, जो विवादित ढांचे के नीचे है और जिसे मुसलमानों के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ये वो 3 तर्क है जो साबित कर रहे हैं कोर्ट के अंदर हिंदुओं की तरफ से दिए गए कि हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। मंदिर या मूर्ति टूट जाने के बाद भी वो परिसर मंदिर ही रहता है और उत्तर प्रदेश विधायिका भी मस्जिद के नीचे ज्योतिर्लिंग को मंदिर की मान्यता दे चुकी है।
वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या होगा? दरअसल इस मामले की अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट रख सकता है। सर्वे में मिले तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद है उसमें एएसआई सर्वे कराने की मांग कर सकता है। साथ ही मंदिर में मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग की भी मांग की जा सकती है। वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर चुका है। तो यह था ज्ञानवापी को लेकर आज जो फैसला आया उसका कंप्लीट चैप्टर। अब आप किसी से बहस करेंगे, चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि आपको कोई नहीं घुमा सकता, ओवैसी भी नहीं घुमा सकते। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। पंजाबी गाने की धुन और फिर हवा में ठाए ठाए। बेखौफ लड़के, सरेआम गोलियों की गड़गड़ाहट देखा आपने, लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अब कटेगा केक, वो भी धारदार तलवार से। केक कटा भी और सब लड़कों में बटा भी। जमकर मनाई गई जन्मदिन की पार्टी। तस्वीरें पंजाब के संगरूर की है, जब कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर जमकर उसकी धज्जियां उड़ाई गई। हवा में फायरिंग का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के कान खड़े हो गए और जन्मदिन की पार्टी में शामिल 12 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि हथियार लाइसेंसी हैं या फिर अवैध। बीच सड़क पर एक बस धू धू कर चल रही है। पूरा इलाका धुएं से भर चुका है। वहीं फायर फाइटर के जवान आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर बर्निंग बस की ये तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है, जहां एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। बस बच्चों को लेने जा रही थी, तभी अचानक बस में आग लग गई। ड्राइवर को आग की भनक लगी, उसने फौरन बस रोक दी और किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। चंद मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठहर गई। गनीमत रही हादसे के वक्त बस में कोई भी छात्र सवार नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बस में किस वजह से आग लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जमीन पर गिरा शख्स और उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाता और गुंडाई करता ये शख्स 1, 2, 3, 4 वो ताबड़तोड़ लाठियां बरसाता रहा और जमीन पर गिरा शख्स उसे बख्श देने की मिन्नतें करता रहा। वहीं पर मारपीट करने वाले का साथी ब्लू टी शर्ट वाला ये इंसान भी जमीन पर गिरे व्यक्ति को पीट रहा है। दूसरा वीडियो देखिए, एक शख्स को घर की दहलीज के अंदर लाठियों से पीटा जा रहा है, उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये दोनों तस्वीरें दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके की हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स को डंडे से पीट रहे हैं। मामला दोनों पक्षों के बीच नाली बनाने के विवाद का है, जिसमें न्यू अशोकनगर में जमकर मारपीट हुई। जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस की नींद टूटी और केस दर्ज किया गया। यूक्रेनी पावर स्टेशन पर रूस का हमला, सब कुछ तबाह। आसमान में उठी कई फीट ऊंची आग की लपटें। पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन हुआ ठप। खार्किव में हुआ ब्लैकआउट। आग के इस विकराल रूप की तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव से सामने आई हैं, जहां अचानक पावर स्टेशन में आग लगी तो शहर भर में अंधेरा हो गया। चंद मिनटों में आग ने पूरे पावर स्टेशन को आगोश में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि एहतियातन तौर पर पास ही के न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा। यूक्रेन के इस पावर स्टेशन में रूसी सेना ताबड़तोड़ हवाई हमले करती रही। धमाकों के बाद लगी इस आग की लपटें
कई किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। हमले में अब तक एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ पावर स्टेशन पर हमले के बाद खार्किव और डोनेट्स्क में लोगों के घरों में अंधेरा छा गया। स्थानीय प्रशासन की माने तो रूसी सेना अब यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में जुट गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों का हुआ सामना, फिर हो गई भयानक टक्कर। एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को, जब फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों में टक्कर हुई। एक पेड़ से जा टकराई तो दूसरी सुपरमार्केट की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। डराने वाली ये तस्वीर अमेरिका के न्यू जर्सी की है, जब आग लगने की खबर के बाद लोकेशन तक पहुंचने की जल्दी फायर फाइटर्स को ही भारी पड़ गई। आग बुझाने के लिए अलग अलग रास्तों से दोनों गाड़ियां मौके पर पहुंच रही थी, लेकिन इस ब्लाइंड मोड़ पर दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गनीमत रही कि सुपरमार्केट में मौजूद कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे में ट्रक में मौजूद 8 दमकल विभाग कर्मचारी जख्मी हो गए, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। मझधार में है बिहार का शराबबंदी कानून। खुलेआम शराब बेचने का विज्ञापन कर रहे तस्कर। बिहार में शराबबंदी कानून को कितना भी सफल क्यों ना बता लें, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सरकार के कानून व्यवस्था की खिल्ली उड़ाता ये वीडियो बिहार के सिवान जिले से आया है, जहां पर शराब के तस्कर खुलेआम नायाब तरीकों से अपना प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में बिहार में शराबबंदी कानून की हकीकत बताता है। वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक पर बोर्ड जैसा खोखा पहनकर जा रहा है और इस बोर्ड पर लिखा है बलिया से दरौली दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता। हैरानी वाली बात यह है कि ये शख्स खुलेआम शराब बेचने का मुस्कुराते हुए प्रचार कर रहा है और वहीं पर बगल में खड़ी पुलिस ने इसकी सुधि तक नहीं ली। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सिवान के एसपी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या इस शख्स को रोकने की जिम्मेदारी वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों की नहीं थी, या फिर उनकी तैनाती सिर्फ जनता के पैसे से सैलरी लेने तक ही सीमित है?